ये नहीं तो थोड़ा आगे करने को अच्छा रहेगा। अपनी एक बात थी कि रेसिड्यू फ्री और ऑर्गेनिक की तरफ कैसे जाए। तो ऑर्गेनिक और रेसिड्यू फ्री दोनों भी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन पिछले 50 से 60 साल से हम लोग जो खेती कर रहे हैं रासायनिक, तो जो क्लोरीन की मात्रा हमारी मिट्टी में बनी पड़ी है, तो तोड़ना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। जैसे भैया का अभी क्वेश्चन था कि एक ही मिट्टी है, पानी एक जैसा गिर रहा है, 2000 पौधे में कुछ पौधे ये हैं, कुछ पौधे ये हैं, तो ये सॉइल बॉर्न डिसीज की वजह से ही है। जहाँ पे कार्बन की मात्रा ज़्यादा है वहाँ पे अच्छा कर रहा है, जहाँ पे कुछ क्षारीय जमीन है वहाँ पे पौधा धीरे धीरे चल रहा है, जहाँ पे बिल्कुल भी बैक्टीरिया इफेक्ट है, जहाँ पे पूरा क्लोरीन ही जमा है, वहाँ पे पौधा जिस कंडीशन में लगा था वही कंडीशन में है। मतलब अपना राइजोस्फीयर स्ट्रक्चर रूट डेवलपमेंट वहाँ से हुआ है। क्योंकि कभी भी पौधे को आप देखोगे तो पौधा पत्ता पहले नहीं निकालता है। कोई भी पौधा या कोई भी आप बीज डालते हो तो हर कोई उसकी रेसिपी अलग अलग है। जैसे केले का पौधा अगर आप लगाते हो तो केले का पौधा लगाने के बाद में सबसे पहले केले का पौधा अपने राइजोस्फीयर स्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करता है, मतलब अपने रूट को बाहर निकालता है। अगर मीडिया हम लोगों ने कोकोपीट और बायोमास आपको दिया है, थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन उसमें एनपीके का डालकर दिया है, तो वो सीमित दिन के लिए दिया हुआ है, 15 दिन 20 दिन तक वो चले। फिर बाद में पौधा उस कोरे में जाकर आपकी मिट्टी में जाकर अपना राइजोस्फीयर स्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर ले, ताकि वहाँ से न्यूट्रिशन ले, फिर वो ऊपर पौधा फोटोसिंथेसिस करेगा, क्योंकि 4 से 5 तत्वों का पौधा आप तक हम लोग भेजते हैं। तो वो भोजन बनाने की एक भट्टी है, वो प्रोसीजर है, मतलब वो उनकी रेसिपी है। पत्ते के ऊपर फोटोसिंथेसिस होगा, पौधा सेंस देगा कि मुझे आज के दिन ये भोजन चाहिए, तो जड़ें नीचे आएगी, जड़ें वो भोजन उठाएगी। तो जड़ें भोजन कब उठाती है? जब मिट्टी में पानी का रिसाव रहता है, दोनों को कॉम्बिनेशन बनता है। तो ओनली मिट्टी रहेगी, उसमें कार्बन परसेंटेज रेशो नहीं रहेगा, तो वो फर्मेंटेड नहीं होगा। दोनों का पानी, मिट्टी और कार्बन परसेंटेज अगर तीनों का मिलाप हो रहा है तो वहाँ पे जितने भी तरह के न्यूट्रिशन हैं, जैसे प्राइमरी में बताऊँ NPK नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास, सेकंड में जाएंगे आपका कैल्शियम मैग्नीशियम वगैरह ये आता है, थर्ड में कौन सा आता है आपका, ये आपके सूक्ष्म घटक, ये बोरान, मैग्नीशियम, कॉपर, लोह, ये चीज़ें जो होती है ये तीसरे लेवल पे जाती है। तो ये सूक्ष्म है। पौधे को सबसे ज़्यादा और सबसे पहले लगता है NPK नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास के लिए ही हो जाता है। तो वहाँ जब पानी के साथ में ये चीज़ें मिक्स होंगी तब पौधा अपना राइजोस्फीयर स्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेगा। राइजोस्फीयर स्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के बाद में वहाँ से पौधे के पत्ते ने जो सेंस दिया हुआ है, उसकी बॉडी में जो DNA स्ट्रक्चर उसका डेवलपमेंट हो रहा है, तब फिर पौधा वहाँ से भोजन उठाएगा, फिर पत्ते तक लेकर जाएगा, पत्ता उसको पचाने के बाद में नए पत्ते की प्रोसीजर चालू करेगा। तो केले का पौधा लगने के बाद में सबसे पहले राइजोस्फीयर स्ट्रक्चर डेवलपमेंट करता है। अपना राइजोस्फीयर का स्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के बाद में सेकंड स्टेज आती है कि अपना कंद डेवलपमेंट करता है, नीचे का बोल डेवलपमेंट करता है। जितना बोल डेवलपमेंट करेगा उतने पत्तों की संख्या वहाँ पे जमेगी, मतलब स्टोरेज बनाता है। और जितना अच्छा स्टोरेज उस समय वो बनाएगा उतना अच्छा फल आपको मिलेगा। क्योंकि वो केले का पौधा अगर आप देखोगे तो केले के पत्ते में बीच में तना नहीं होता है, पूरे पत्तों का आवरण है। गोभी जैसे होती है वैसे एक एक पत्ता अगर आप निकाल लोगे तो उसमें कुछ नहीं मिलेगा आपको। केले का जो थर्ड आया है वही उसमें खाली वो मिलेगा, बस उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो आपके क्वेश्चन का जो आंसर था कि इतना छोटा छोटा, तो सबसे पहले मट्टी बचाओ अभियान जो चल रहा है, मैंने पहले भैया के बारे में बताया कि भैया काफ़ी सारे पृथ्वी को कैसे हम लोग बचाएं, पर्यावरण को हम लोग कैसे बचाएं। तो कुछ न कुछ हमने पिछले 100 साल से पर्यावरण को छेड़खानी हम लोगों ने ही की थी। हर बार कल्टिवेशन करना, हर तरह के न्यूट्रिशन उसमें डालना। तो कल्टिवेशन करने के बाद में हर बार आप जो 1 साल की या 6 महीने की जो फसल लगाते हो, जो बायो ऑर्गेनिक कॉलोनी वहाँ पे डेवलपमेंट करते हो,
उसके बाद में दूसरी फसल लेने के लिए आप 1.5 फीट का वहाँ पे ओरा बना लेते हो, मतलब छेड़छाड़ कर लेते हो, तो बायोडाइवर्सिटी को आप पूरा तोड़ देते हो। इसलिए भैया के वीडियो आपने देखे होंगे कि छत्तीसगढ़ में 5x9, 5x7 इसके अलावा कई ग्राफ ने बोला है, और पूरे भारत के लिए ये ग्राफ बेस्ट है। लेकिन आपको उस ग्राफ को समझना पड़ेगा और भैया के पूरे 100 बातों को आपके खेतों में अप्लाई करना पड़ेगा। केला खेती में 7 पॉइंट में केला खेती खत्म हो जाती है। 7 डॉट है। पहला आता है लैंड प्रिपरेशन, सेकंड आता है क्लाइमेट कंट्रोल, थर्ड आता है आपका पौधा लगाने के लिए क्लाइमेट कंट्रोल, चौथा आता है क्लाइमेट कंट्रोल के बाद में आपका पौधा लगाते समय क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, वो चीज़ें आती है। पाँचवा आता है पौधा लगाने के बाद में 90 दिन में क्या करना चाहिए, 90 दिन तक क्या करना चाहिए, 90 दिन के बाद में 160 दिन तक क्या करना चाहिए, क्योंकि 160 दिन के बाद फ्लावरिंग आपको कई जगह वातावरण की परिस्थिति या फिर विपरीत परिस्थितियाँ आए तो फिर उसके बाद 180 दिन की बात देखना चालू हो जाती है। क्योंकि महाराष्ट्र में मैंने 140 दिन के बाद फ्लावरिंग आने की शुरू की, 5.5 महीने 5.25 महीने में फ्लावरिंग आने। लेकिन जहाँ ठंडी बहुत ज़्यादा समय तक चलती है वहाँ पे थोड़ा सा रेस्टिंग पीरियड बढ़ जाता है, तो 1-1.5 महीना लेट होती है। लेकिन रेस्टिंग पीरियड ज़्यादा होने के बाद आप लोगों ने ये भी ध्यान रखा होगा कि उस बंच में वेट भी बहुत ज़्यादा आता है, फल की साइज़ भी अच्छी बनती है, क्योंकि बेड रेस्ट बहुत ज़्यादा समय का मिलता है, तो पौधा अच्छे से भोजन बना पाता है, जो बर्ड पेट में है उसको भरण पोषण अच्छे से कर पाता है। बराबर। तो ये 7 सूत्र अगर किसानों ने समझ लिए केले के, अभी 180 से 190 दिन के बाद में क्या आता है, जैसे फ्रूट आया, फ्रूट केयर आया, फ्रूट आने के बाद में उसका केयर करना है, उसके बाद में 90 दिन के बाद उसकी कटाई होनी है, एक 90 दिन या 100 दिन में केला खत्म। तो पहला आता है लैंड प्रिपरेशन। लैंड प्रिपरेशन में कैसा होता है, 1 एकड़ केले की खेती के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1 एकड़ केले की खेती अगर हम लोग केले की कर रहे हैं तो उसके लिए कम से कम 4 से 5 ट्रॉली गोबर खाद चाहिए। तो गोबर खाद कौन सा चाहिए, 1.5 से 2 साल पुराना। जैसे इस साल, पिछले साल से अभी तक अगर गोबर हमने स्टोरेज करके रखा है तो ये नहीं, इसके पीछे वाली ढेरी चाहिए, ताकि वो पूरा बायोमास में संपूर्ण मिश्रित हो जाता है। एक बारिश उसमें खाई हुई होती है तो वो पूरा एक दूसरे में कण में समा जाता है। जब आपके खेतों में डालोगे तो वो 100 कार्बन परसेंटेज आपको जमीन को वो देता है। शायद नया वाला अगर डाला तो उसमें बैक्टीरियल फंगस या मित्र फंगस की जगह में शत्रु फंगस ज़्यादा पनपती है, मिट्टी और माटी के साथ में जब इसका मिश्रण होता है तो उस समय आपको ताज़ा गोबर खाद डालने से भी कई सारी बीमारियाँ आपके खेतों में नज़र आती है। तो लैंड प्रिपरेशन करते समय 3 से 5 ट्रॉली गोबर खाद आपको डालना है। जैसे अभी आपके यहाँ धान या फिर गेहूँ वगैरह आप लोग करते हैं तो इस खेती को तैयार करने के लिए ऊपर से 6 से 7 इंच के लेयर को ही आपको तोड़ना है, अगर कल्टीवेटर आपको घुमाना है तो। क्योंकि शुरुआत आप केले की कर रहे हो तो इतना आपको करना पड़ेगा, 6 से 7 इंच का लेयर ही तोड़ना है। लेयर तोड़ने के बाद थोड़ा सा सनलाइट उसमें आएगा, सनलाइट आने के बाद में ढेपे कैसे आपके खेत में, मतलब जो ढेपे निकल रहे हैं वो क्या पैर मारने के बाद में टूट रहे हैं या फिर हार्ड है, तो उस हिसाब से आपके ज़मीन का पीएच आप लोगों के ध्यान में आएगा। अगर ढेपा 1 बार या 2 बार स्ट्रोक मारने के बाद भी नहीं फूट रहा है तो आपने समझ लेना है कि आपकी ज़मीन में क्लोरीन की मात्रा बढ़ी हुई है, मतलब आपकी ज़मीन का पीएच बढ़ा हुआ है। उसी हिसाब से दूसरी जगह अगर देखी जाए तो आपके क्षेत्र में मैंने कई जगह पे ऑब्जर्वेशन किया कि ढेपा है लेकिन वो पानी को अभी भी पकड़ के रखा हुआ है। ढेपा मतलब कल्टीवेटर अपना पलटी पिलाव करने के बाद में 10 दिन हो गए हैं फिर भी उस ढेपे में मॉइस्चर है। सही बात है, लात मारने पर वो किक पीछे नहीं देता है, जहाँ किक मारोगे वहाँ पे थोड़ा सा ऐसा प्रेस होता है, मतलब उसमें मॉइस्चर है, तो वो अल्कलाइन वाली जमीन है, मतलब उसका पीएच कम होगा। पीएच ज़्यादा होना और पीएच कम होना, अल्कलाइन में चला जाता है, तो दोनों के सब्स्टिट्यूट अलग अलग है। बराबर। तो ये वाली ज़मीनें भी मैंने देखी आपकी तरफ। इसको तोड़ने के लिए जैसे सॉइल को सैंड होने से कैसे बचाए, इसके ऊपर भी काफ़ी सारे प्रायोगिक तत्व अभी अपने भारत में चल रहे हैं। सदगुरु जी जो है वो पूरे विश्व की भ्रमण भी कर रहे हैं। तो सॉइल को सैंड होने से बचाने के लिए आप लोग भी बचा सकते हैं।
तो सैंड में अगर कुछ ऑर्गेनिक मैटर आप डाल देते हो तो वो सॉइल बन जाती है ऑटोमेटिकली। सॉइल को लो और उसमें कुछ ऑर्गेनिक मैटर डाल दो, जैसे गोबर को और मट्टी डाल दो तो सॉइल भी आपकी मट्टी बन जाएगी और उसमें जो भी हो आप फसल उसमें लगा सकते हो। या ये हमारा जो खेत है ना, पतले जो साइड होते हैं बड़े बड़े निकलते हैं, बहुत हार्ड रहते हैं। हाँ, तो वही मैंने बोला हार्ड जो है, तो पीएच लेवल बढ़ी हुई है आपके मट्टी में, क्षारता जो है वो ज़्यादा बढ़ी हुई है, इसलिए केले का मैं वही सेशन भी है अपन। ये मैंने पलटी बिलाओं के बाद में जो ढेपे निकलती है उसके लिए मैं बोल रहा हूँ। जो 7 पॉइंट मैंने केले को आपको बताया है वो पूरे कंसेप्ट अपन क्लियर करेंगे। ज़मीन की तैयारी के लिए मैं बोल रहा हूँ, केले की खेती करनी है तो 6 से 7 इंच का पलटी बिलाव करना है। पलटी बिलाव करने के बाद में 5 से 6 ट्रॉली गोबर खाद आपको डालना है, पका हुआ गोबर खाद पलटी बिलाव करने के बाद में डालना है। उसके बाद में थोड़ा सा 5 से 10 दिन उसको सनलाइट दिया। उसके बाद में आपके पास अगर वो कल्टीवेटर है वो पीछे 10-12 ऐसे दांते लगाए हुए हैं उससे, ताकि खेते में वो अपने मट्टी में अपना गोबर खाद 6 इंच के लेयर में उसको मिक्स करवा दें। उसके बाद में 10-10 फीट पे आपको लाइन डाल देना है, तो आपका बेड ऑटोमेटिकली बन जाएगा। 70-30 कंसेप्ट 5 फीट पे लेटरल डाल देना है। 5 फीट डालने के बाद में आपको 5x7 जाना है, 5x8 जाना है या 5x9 जाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरा कहने का मतलब रहेगा, फर्स्ट टाइम अगर आप खेती कर रहे हैं, आपको केले के बारे में 0 नॉलेज है, तो आप 5x7 से शुरुआत करो, लेकिन 5x7 में 100 फॉलो करो। उसमें अच्छा आपका ईट निकला, अच्छा आपको समझ में आ गया, तो फिर आप 5x9 पे जाओ। तो 5x9 के लिए भी हमने सिंगल साइकिल पौधा अभी मार्केट में लॉन्च कर दी है, बीके बनाना, जो पूरे भारत में क्या पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं बनाता है। तो सिंगल साइकिल पौधा एक बार लगा बन जाए, उसके बाद में पौधा आपके खेत में लाने की आवश्यकता नहीं। ये इसलिए है कि बार बार हम लोग जो कल्टीवेशन जो कर रहे हैं, हमारे मिट्टी का जीवनम की जो क्वालिटी को हम लोग हर बार छेड़छाड़ी कर रहे हैं, उस सिस्टम को कहीं ना कहीं हमें रोकना है। 70-30 कंसेप्ट इसलिए मार्केट में लॉन्च हुआ है कि किसान कम से कम एक बार केले का पौधा लगाकर 3 से 5 बार तो भी कटिंग ले, मतलब कम से कम 3 साल तक उस ज़मीन में कल्टीवेशन नहीं हो, तो आपके ऊपर के 6 इंच के लेयर में मित्र बैक्टीरिया कॉलोनी लेवल बढ़ जाएगी और कार्बन परसेंटेज रेशो 0.01% तो बढ़ेगा। मैं इतना कम इसलिए बोल रहा हूँ कि हर किसान को आदत लगी पड़ी है कि मैं मेरे खेत में NPK डालूँ तो ही खेती होगी, तो वही डालना पड़ेगा, लेकिन उसका रास्ता अलग हम लोगों ने निकाल के रखा है, अगर आपने समझा हुआ होगा तो। इसमें रेसिड्यू फार्मिंग का कंसेप्ट हम लोगों ने लॉन्च किया है कि NPK अगर देना है तो आप गोबर और मिट्टी के साथ में उसको मिक्स करके अगर डालोगे तो आपके खेत में NPK की मात्रा भी जाएगी, उसके साथ साथ बायोमास कार्बन भी जाएगा, और जो मिट्टी है जहाँ पे कई साल से छेड़छाड़ नहीं हुई है वहाँ की भी 10 से 15 किलो मिट्टी आपके खेत में हर बार जाएगी, तो वो मित्र बैक्टीरिया काउंट लेवल वहाँ के बढ़ाएगा। तो आपके ऊपर 6 इंच की लेयर की जो मिट्टी है वो जीव से जीवनम कॉलोनी की एक डेवलपमेंट करेगी वहाँ पे। तो मित्र बैक्टीरिया फंगस अगर आपके खेत में ऊपर के 6 इंच के लेयर में अगर बन गए तो आपके वहाँ पे शत्रु बैक्टीरिया काफ़ी कम मात्रा में 70-30 कंसेप्ट में 70% काउंटिंग बढ़ जाती है मित्र बैक्टीरिया, 30% जो बचते हैं। क्योंकि देखिए हमें इस सृष्टि में अगर चलना है तो अच्छे के साथ बुराइयाँ भी आएगी, अगर बुराइयाँ नहीं होगी तो हमें अच्छा क्या है ये समझ नहीं आएगा, बराबर है कि नहीं। तो उस तरह से मिट्टी में अगर शत्रु बैक्टीरिया नहीं है तो मित्र बैक्टीरिया को भी समझ नहीं आएगा कि हमें क्या काम करना है, काम करने की आदत खत्म हो जाएगी, तो वो उतना तो काउंटिंग रहेगा। लेकिन हम लोगों की फील्ड में बढ़ोतरी बढ़ जाएगी। हम लोग जो अभी बार बार खर्चा कर रहे हैं हार्मफुल पेस्टिसाइड, हार्मफुल हेर्बिसाइड, हार्मफुल आपके हर तरह के फंगिसाइड्स पे, ये कहीं ना कहीं मात्रा में आपके कम हो जाएगी। ये दावे के साथ हम लोग कह सकते हैं। लैंड प्रिपरेशन के लिए आपने समझ लिया कि 4 से 5 ट्रॉली गोबर खाद डालना है। गोबर खाद डालने के बाद में कल्टीवेटर रोटावेटर घुमाकर 5 फीट पे लेटरल डालना है, तो आपका 7.5 फीट का आपका बेड बन गया। बेड बनने के बाद में लेटरल डाल दिया। तो इस कंडीशन में आज अगर जिस किसान को पौधा लगाना है तो ये कंडीशन 20 दिन पहले आपके खेत में हो जानी चाहिए।
ताकि आप पौधा जहाँ पे लगा रहे हो पौधे से 1.5 फीट दूरी पर पश्चिम और दक्षिण दिशा में यल शेप में आपको सन लगाना है, ताकि आने वाली गर्म धूप या सूर्य की तेज रोशनी जो दोपहर से 2 बजे के बाद में डायरेक्ट उसके पत्ते के ऊपर गिरेगी, तो 47 का कल का टेम्परेचर था, उस कंडीशन में पौधा आपका डॉर्मेंसी में चला जाएगा। अगले 8 दिन तक कोई प्रोसीजर नहीं करेगा, ना खाना उठाएगा ना भोजन बनाएगा, वो डॉर्मेंसी पीरियड में चला जाएगा। और आपने आज कैल्शियम नाइट्रेट किया है तो वो काम नहीं करेगा, ये ध्यान में रखें। इसी कारण से जो छोटा रहता है ना वो छोटा ही रहेगा, छोटा ही रहेगा। हम जितना भी डालते हैं ना। और ये जो रेसिडुअल फ्री हम जो बनाते हैं उसका क्या लाइफ साइकिल है, तो मतलब कितने दिन उसके ऊपर आता हूँ मैं न्यूट्रिशन वाला धीरे धीरे कंसेप्ट है। जैसे लोगों का हो गया लैंड प्रिपरेशन के बाद में जब पौधा लगाना है उस समय सन और मक्के तक अपन पहुँच गए हैं। पौधे से 1.5 फीट दूरी पर पश्चिम और दक्षिण दिशा में षण लगाना है, 2 पौधे के बीच में मक्का लगाना है। मक्का और षण कम से कम इतना बड़ा हो तभी आपके खेत में पौधा आना चाहिए कंपनी की तरफ से। 2 दिन पौधा रखना है, 2 दिन के बाद में आपको पौधा लगाना है, ज़्यादा समय तक भी पौधा नहीं रखना है। और उस 2 दिन में एक स्टेप वाइज रहेगा, जिस दिन पौधा हमारे खेत में आने वाला है, मैं हर किसान को बोलना चाहूँगा, बार बार किसान पूछते हैं कि क्या करना है। जैसे आपको वहाँ से पता चला कि रेवा से मेरा पौधा निकल गया है, तो आपके खेत में जहाँ पौधा रखना है वहाँ पे नीम का पेड़ हो, कौन सा भी पेड़ हो, या फिर आपके यहाँ पे अगर आपने उसकी तैयारी करके रखी है, ग्रीन नेट वगैरह डाल के रखी है, तो जो ज़मीन है वहाँ पे आपको फंगीसाइड का स्प्रे करके रखना है। 15 लीटर पानी में 15 ग्राम 22 के 10 ग्राम वाइसोलोमीटर सुक्रोज, इसका स्प्रे वो पौधा यहाँ से उतर रहा है उसके पहले उसके ऊपर मारो, ताकि वहाँ पे मॉइस्चर बना रहेगा और इस पौधे को वहाँ पे डाल दो तो नमी भी बनी रहेगी। कई सारे लोग केले के खेत में उतार दिया, आया है तो अभी नीम के पेड़ के नीचे रख दो, मैं दोपहर के बाद में उधर रख दूँगा। कहीं ना कहीं उस पौधे के ऊपर, पौधे को हम लोगों का अगर आपने रेवा पूरा टिश्यूकल्चर अगर देखा होगा तो एक बच्चे के जैसा लालन पालन पोषण हम लोग करते हैं, जो कि आपके खेत में आप नहीं कर सकते। हाँ, आपके खेत में रखना है उसको, लेकिन उस कोरे के बाहर आकर उसको उस वातावरण में धीरे 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 हम लोग को सर्वाइवलनेस बढ़ाना है। तो पहले आया तो फंगीसाइड वाला, क्योंकि उतारने वाले भी बंदे कौन थे, इतना लंबा जर्नी करने के आने के बाद पौधा ट्रेस में जाता है, उसके ट्रेस रिलीज में निकालना है, तो पहले फंगीसाइड का स्प्रे उस जगह के ऊपर लेना है। पौधा जैसे ही आप रखोगे 15 से 20 मिनट या 1 घंटा कुछ नहीं करना है, उसको नॉर्मल तरीके से वहाँ की हवा बस वो लगनी चाहिए। 1 से 1.5 घंटे बाद नॉर्मल पानी का स्प्रे उसके ऊपर कर देना है, जो हमारी बोरिंग हम लोग जो पानी उसको देने वाले हैं वो वाला पानी उसके ऊपर छिड़क देना है, ताकि वो रिलीज़ हो जाएगा। उसके बाद में 2 से 3 घंटे के बाद एक 15 लीटर पानी में 10 से 12 ग्राम फंगीसाइड वाला बायोस्टिन लेना है, 20 ग्राम वाइसोलोमीटर सुक्रोज, इसका घोल बनाना है और उसके ऊपर खाली फोगिंग कर देना है। नॉर्मल डॉट उस पत्ते को ऊपर आने चाहिए। अगर ये प्रोसीजर 2 बजे पौधा उतरा है तो 2 बजे आपने पौधा उतार लिया, 3 बजे आपने हल्का सा पानी डाल दिया, 5 बजे आपने ये स्प्रे कर दिया और 7-1 बजे इसके ऊपर झाड़ी से पानी डाल दिया। तो झाड़ी से जो पत्ते के ऊपर हमने स्प्रे किया था वो झाड़ी से पानी जब डालोगे तो वो पत्तों के टहनियों से ऐसा निकल के बोल से पूरा वो बोल में आ जाएगा, ज़्यादा पानी पच नहीं। अभी 5 दिन पहले की ये कथा है, सामने वाले बंदे ने इतना पानी उसके ऊपर डाल दिया, बोले पौधे सूख गए थे, सामने से मुझे दिख रहे थे। मैंने बोला पौधे कभी सूखते नहीं है, पौधे खाली अपने हरे पत्ते ऐसे कर लेते हैं। आपने देखा होगा पौधे के ऊपर पानी का ट्रेस अगर आता है तो पत्ता उसका ऐसा हो जाता है, ऐसा मुड़ जाता है, समझ जाना कि इसको पानी की आवश्यकता है। लेकिन कई बार आप लोगों ने देखा है कि चलती हुई गाड़ी से अगर एक्सीडेंट होता है तो उसको इमरजेंसी में कभी भी पानी नहीं पिलाना चाहिए, वरना आदमी तुरंत मर जाएगा। देखा है कभी भी आपके आंखों के सामने किसी का एक्सीडेंट होता है और वो आदमी अगर चिल्ला के भी पानी आपको मांग रहा है तो उसको पानी नहीं देना, ये ध्यान में रखना है। क्योंकि जब भी आप पानी दोगे उसका आत्मा शांति हो जाएगा और वहाँ से वो खत्म हो जाएगा, उसकी आत्मा उस चीज़ के लिए तड़प रही है, आपने अगर वो दे दी तो खत्म। उस तरह ही पौधे को आपने अगर पानी तुरंत पट से दे दिया, उसको उस वातावरण में रखो, उसको सेंस दो कि हाँ भैया थोड़ा सा आप फोगिंग करो उसके ऊपर। सामने वाले ने पूरा पानी पचपच कर दिया, बोल भी पूरा गीला कर दिया,
उसके 3 दिन बाद ये समझ में आया कि पौधे का पत्ता जो ऐसे फूला था वो फूला तो सही लेकिन पीला होकर निकला, वो पीला हो गया। पौधे ने उस समय जितना पानी नहीं लेना था उतना पानी अपनी बॉडी में ले लिया। और कोई भी चीज़ ज़्यादा होती है तो वो हानिकारक ही होती है। कोई भी चीज़ ज़्यादा पानी पीने से भी गड़बड़ी होती है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। नॉर्मल फोगिंग में प्रोसीजर से जाना है। उसके बाद में फिर आपके खेत में क्लाइमेट कंट्रोल का एक हिस्सा आता है। जिस दिन आप आपके खेत में सन और मक्का लगा रहे हो उसी दिन आपके खेत में चारों तरफ बाउंड्री पे गन्ना घास लगनी चाहिए। और चूहे के लिए भैया ने बोला था क्या था, ग्लाइसिफिया कुछ एक पौधे का नाम है, मैं भी इनसे ही सीखा हूँ, अभी आज ही समझाऊँ। तो चूहे के लिए जिन लोग परेशान हैं वो ग्लाइसिफिया आपके खेत की ग्लेरिसीडिया ग्लेरिया सेपिया ग्रेरिकोस पे बोलते हैं और ग्रेरिकोस पे बोलते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, लेगुमिनस क्रॉप है। Okay. और जो इसका रूट है, जड़ है, उससे रस निकलता है। इसका तना पत्तियाँ जहाँ जहाँ फेंकेंगे वहाँ चूहे नहीं आते। चूहे के लिए पॉइजनस है ये। रेड किलर के नाम से भी फेमस है। और ये आपके महाराष्ट्र में बहुत उपयोग होता है। बात पालेकर जी के थ्रू में सुना था और लास्ट ईयर 50,000 पौधे में बेचा हूँ उसको वही तैयार करके। जंगली है। दूसरा आप इसको फेंस में लगा देंगे ना सर, फेंस में बहुत अच्छा फेंस हो जाता है। मोड़ मोड़ के फंसा दो इसको आपस में, 2-2 फीट में लगा दो फिर। बाकी पत्तियाँ वगैरह जितना है खाद के रूप में है ये, उसको तोड़ो और अन्य खेतों में। ओके, ये वाला चूहे वालों के लिए काफ़ी अच्छा है। हाँ पौधा है। पौधा आता है ये, फिर भैया से समझ लेना नाम वगैरह क्या, एक बार नाम बताओ। पौधा यहाँ लगा हुआ है। ग्लेरिसीडिया सेपियम गेरिपुस। ओके ओके, ये पौधा लगाकर आपके खेतों में चूहा आने से बचा सकते हैं। और चूहा नहीं आएगा तो फिर सांप नहीं आएगा, ये निश्चित बात है, क्योंकि वो एक चक्र बना हुआ है। तो वो चूहा अगर नहीं आया तो सांप भी नहीं आएगा। हाँ लगा हुआ है। तो वो आप लोगों को लगाना है चारों तरफ गन्ना घास में। एक 10-10 फीट पे भी आपने लगा दिया तो आपके खेत में उसके पत्ते डाले तो नाइट्रोजन की भी समस्या आप लोगों की खत्म हो जाएगी। क्लाइमेट कंट्रोल के लिए चारों तरफ से आप लोग को गन्ना घास और पौधे के दो पौधे के बीच में मक्का और पौधे से 1.5 से 2.25 फीट पश्चिम और दक्षिण दिशा में षण लगाना है। अभी षण इतना बड़ा होने के बाद में पौधा आपके खेत में आ गया है तो पौधा लगाते समय आप लोगों को पता है कि प्रिकॉशन क्या लेना है। 200 लीटर पानी में हम पिछले 1.5 साल से लोगों को बोल रहे हैं मेटाराइजिन मैनिसोप्रिल। 200 लीटर पानी में 300 ग्राम 200 ग्राम भाइक्लोरोबेटा और ट्राइकोडर्मा वाला ट्रीटमेंट जो है वो ड्रिप लगाने के बाद में जब 7 दिन का हम लोग पानी देते हैं तो पौधा लगाने के 4 दिन पहले ट्राइकोडर्मा का ट्रीटमेंट आपको आपके खेत में कर लेना है ताकि वहाँ पे कोई फंगस हो, शत्रु फंगस हो, उसको किल करने के लिए। तो ट्राइकोडर्मा को एक्टिव कराने वाला एक अच्छा साधन है। 200 लीटर पानी में 1 एकड़ के लिए 1 किलो अगर ट्राइकोडर्मा आपने लिया तो उसको फर्मेंटेट करने के लिए, एक्टिव करने के लिए आपको 1 किलो मक्का पता है, मकई के दाने वो 1 किलो लेना है और उसमें 200 ग्राम सोयाबीन के दाने, उसको भरडा करो। जैसे अपन गैया को खिलाते हैं ना ऐसा चूरडा भरडा, उसको करके उस टंकी में छोड़ दो और 100 ग्राम सुक्रोज उसमें डाल दो। तो तीसरे दिन ये मल्टीलेयर बहुत ज़्यादा तादाद में ये बढ़ जाएगा मित्र बैक्टीरिया। और इसको ये साड़ी में डाल के अगर आप इसको हिलाते रहो तो फिर ये अचानक से ये पोटली बाहर निकल के आ जाएगी। ट्राइकोडर्मा पानी में घुल जाती है, उसको 1 एकड़ में चला दो। तो जहाँ जहाँ बूंद 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 गिरेगी तो ये ट्राइकोडर्मा पूरे खेत में फैल जाएगा। ये मित्र फफूंद है, कई तरह के शत्रु फफूंदों को मार देता है। तो पौधा लगाने के 4 दिन पहले ये प्रोसीजर आपको आपके खेत में कर लेनी है, मतलब ड्रिप से ये वाटर चला जाना चाहिए। अभी जिन किसानों के खेत में आप जो बोल रहे हो कि ढेपे बड़े हैं, टूटते नहीं हैं, उन किसानों के खेत में क्या करना है, जैसे पहले दिन हम लोगों ने पानी लगाया, उस दिन दूसरे दिन पानी बंद, तीसरे दिन जब हम लोग पानी लगाएंगे उस दिन 1 एकड़ के लिए 100 लीटर पानी और 1 लीटर एसिड ट्रीटमेंट सल्फ्यूरिक एसिड लेना है। H2SO4 वाला 70% वाला अगर मिल जाए तो उस दिन ड्रिप से चला देना है और पूरे दिन उसके ऊपर लाइट की ड्रिप चलाना है, ताकि जहाँ जहाँ वो जाएगा, जहाँ जहाँ ढेपों में क्लोरीन की मात्रा बढ़ी हुई है उसको तोड़ने का काम वो एसिड ट्रीटमेंट करेगा। अबे एसिड ट्रीटमेंट क्यों करना चाहिए? आपकी तरफ से क्वेश्चन आने चाहिए तो आंसर देने में मज़ा आएगा और मैं और से खुल पाऊँगा। एसिड ट्रीटमेंट इसलिए करना चाहिए कि एसिड जब पानी के साथ में मिट्टी के ऊपर जाता है तो वहाँ पे जितना भी क्लोरीन जमा है,
जितना भी क्लोरीन सेचुरेट हुआ है, क्लोरीन मतलब क्या, आपके क्षार बोलते हैं ना, पानी में क्षार होते हैं, क्षारीय होते हैं। हम लोग मटेरियल जो डालते हैं उसमें भी क्लोरीन आता है, वो क्लोरीन के ऊपर ही बॉन्डिंग बनाकर आपको NPK की मात्रा परोसी जाती है आपके खेतों में डालने के लिए, उसके ऊपर ही उसको बॉन्डिंग करके बेचते हैं। तो हम जितना भी मटेरियल अपने खेतों में यूज़ करते हैं तो कई जगह पे 30% लगता है, कई जगह पे 20% लगता है, कई जगह पे 40% लगता है। उसके उपरांत इतना ज़्यादा नहीं लगता है, 60% से 50% सेचुराइजेशन ही होता है। अगर हमारे मिट्टी में क्लोरीन की मात्रा बढ़ी हुई है तो हमारे इसमें ऑर्गेनिक मैटर अगर बहुत ज़्यादा है तो फिर ये उल्टा हो जाता है, 70% पौधे को लगेगा, 30% सेचुराइजेशन रहेगा, क्योंकि वो बॉन्डिंगल उसी का ही बना हुआ आता है। लेकिन एसिड वाला ट्रीटमेंट करने के बाद उसको भी आप आपके खेतों में रिलीज़ कर सकते हो, मतलब पौधा 100% आपको पौधा उसको उठा लेता है और मिट्टी आपकी पोरस बन जाती है, धूली बन जाती है। तो ये ज़मीन में आप पानी के साथ में जब दोगे तो ये सल्फेट फॉर्म में वहाँ पे कार्य करता है, और ये जहाँ जहाँ उस बाउंडिंग के पास पहुँचेगा उसको तोड़ने का काम करता है। आपने कई बार जैसे एसिड ट्रीटमेंट करने के बाद में देखा होगा कि पाँव जैसी ज़मीन हो जाती है, हम लोग खाते हैं ना ब्रेड, उसके जैसा पच हो जाती है, तो वो बाउंडिंग को ही तोड़ देती है। तो वैसी ज़मीनों में राइजोस्फीयर स्ट्रक्चर डेवलपमेंट होने के लिए कोई दिक्कत नहीं होती, उसमें बहुत अच्छे तरह से राइजोस्फीयर स्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो जाता है। और उसमें हम लोगों ने ट्राइकोडर्मा जैसी ट्रीटमेंट कर ली है जो मित्र फफूंदीनाशक है। उसके बाद में पौधा लगाते समय मैंने आपको बोला कि मेटाराइजिन एनिसोप्ली डालना है, सुक्रोज 250 मीटर डालना है, उसके साथ में ट्राइकोडर्मा भी ले लेना है। तो ये तीनों चीज़ें उस पौधे के जब कीचड़ बना के आप लगाओगे तो उसमें कंपाउंड बनाती है, एक तरह का गोला वहाँ पे बन जाता है और पौधे का जो बोल आता है उसको वो चिपक जाता है। तो ये कम से कम 20 से 25 दिन की सुरक्षा उस बोल को करता है, और यहाँ पे बोल को सुरक्षा करते करते यहाँ पे ये भाप भी बनाता है, मतलब उसको जकड़ लेता है, पकड़ लेता है। तो वहाँ पे उस भाप में उस पौधे की जड़ों को बाहर निकलने के लिए आसानी होती है। आपने देखा होगा कि आज पौधा लगाया तो शाम तक वो गोला जो है उसके चारों तरफ से ऐसी लाइनें गिर जाती हैं, मतलब ऐसा लगता है कि इसने इसको पकड़ लिया है। जैसे आप उसमें पानी दोगे 1-1.5 घंटा, वो पूरी लेवल और ख़त्म हो जाती है, मतलब वहाँ की एयर गैप निकल जाती है। तो पौधा पट से आपको 5वें या 7वें दिन अच्छा पत्ता देते हुए नज़र आता है। तो ये प्रिकॉशन करना है। अभी 4 प्रिकॉशन हो गए अपने। पौधा लगाते समय क्लाइमेट कंट्रोल वाला बता दिया, लैंड प्रिपरेशन वाला बता दिया, क्लाइमेट कंट्रोल अपना हो गया। पौधा लगाते समय क्या प्रिकॉशन करना चाहिए ये मैंने आपको बता दिया। अभी 90 दिन तक क्या क्या करना चाहिए। जैसे पौधा लगा दिया तो पौधा लगाने के बाद में हमें ये ध्यान रखना है कि हर 4-4 दिन में उसको न्यूट्रिशन देना है। तो उसका बी किसान सॉफ्टवेयर आपने BA शेड्यूल अगर लिया हुआ है, या रेवाफ्लोरा टिश्यू कल्चर का पौधा जो भी किसान लेता है उनके पास में मोबाइल पे 10 से 15 दिन पहले ही आपके मोबाइल पे आ जाता है, उस हिसाब से आपको वो सिस्टम बना के रख देना है। उसके बाद में जैसे ही पौधा आज लगा उसके 27वें दिन या 32वें दिन आपको आपके खेत में ब्लीचिंग पाउडर वाला ड्रिंचिंग करना है, मतलब करना है, क्योंकि उतने समय तक बैक्टीरियल ग्रोथ वहाँ पे हो जाती है, पौधे की जड़ें भी बाहर निकलती है। हम लोग हर तरह के खाद भी वहाँ पे देते हैं अलग अलग। तो वो जो 30 दिन का जो शेड्यूल बनता है वहाँ पे उस मिट्टी में जो शेड्यूल बनता है, और वातावरण हर बार कभी गर्मी है, कभी ठंडी है, कभी क्लाउडी इन्वायरमेंट है, तो वो 30 दिनों में पौधे के अगर 5 पत्ते नहीं निकले हैं तो ये समझ लेना कि कहीं ना कहीं हम लोग इसमें कमी पेशी हो रही है। तो हर किसान जिसकी प्रैक्टिस अच्छी है या नहीं अच्छी है, उन्होंने 27 से 32 दिन में एक बार एक ब्लीचिंग पाउडर की ड्रिंचिंग लेनी है। तो उस समय उस पौधे के लिए कितना, तो 200 लीटर पानी में 2 किलो ब्लीचिंग पाउडर लेना है, और प्रति पौधे के तने के पास जहाँ तना है वहाँ पे गोल रिंग बनाकर उसमें 2-2 से ml ड्रिंचिंग कर देना है, ताकि बैक्टीरियल ग्रोथ जो वहाँ पे बढ़ी हुई है उसको किल करने का काम वो करता है। आपने देखा होगा, आपने ब्लीचिंग पाउडर करने के 5वें दिन ही पत्ता पट से बाहर आ जाता है। हाँ, पत्ता पीले कलर का आता है, मैं करता हूँ। क्यों पीले कलर का आता है? क्योंकि हमने उसको न्यूट्रिशन नहीं दिया है। आप न्यूट्रिशन जैसे देते हो, जैसे 1000 पौधों के लिए मैं आपको बोलूँ कि 5 किलो कैल्शियम नाइट्रेट, 6 किलो यूरिया, 1 किलो सल्फर WDG और 100 ग्राम पोटेशियम फ्यूमेट, तो आने वाला पत्ता आपका जो इतना आया था उसके बाद में इतना लंबा आ जाएगा बाहर, और हरा भरा और सिम्टम लेके आएगा। क्यों महावीर जी, आपके खेत में आया है? तो
ये प्रोसीजर है पूरी, ये चीज़ को समझना है। 45वें दिन बेसल डोज आपको बनाना है, रेसिड्यू फ्री वाला में जो आपको ले आ रहे हो, तो 45वें दिन आपके वहाँ पे बेसल डोज आता है, जो बेसल डोज भरने की प्रक्रिया होती है। क्योंकि कई बार जैसे मई में पौधा लगता है, तो जून के 10 से 15 तारीख को अगर बारिश आ रही है, तो बारिश अगर कंटिन्यू चालू होगी तो उस समय हम लोग फर्टिलाइज़र दे नहीं पाते, तो बेसल डोज उस समय भरना चाहिए। और 45 दिन के बाद में पौधे का कंद डेवलपमेंट वाला जो पोर्शन है वो शायद लगभग ख़त्म होने के कगार पर होता है। उसके बाद में 60वें दिन के बाद में पौधा अपना बर्ड बनाने की तैयारी में चल पड़ता है। बर्ड मतलब क्या, अपने पेट में अपना बच्चा तैयार करने की प्रोसीजर में चल पड़ता है। अगर उतने दिनों तक 60 दिनों तक फर्टिलिकेशन शेड्यूल आपका अगर अच्छा स्ट्रांग रहा, तो आपके तने की जो आपका कंद है वो डेवलपमेंट अच्छा होगा। कंद डेवलपमेंट मतलब जितने पत्तों की संख्या उसने अपने स्टोरेज में बना ली वो तो बढ़ने ही वाला है, लेकिन उसने अपने ओरा बना लिया तो जितना बड़ा स्टम्प बनता है, आप लोगों ने देखा है, उतना अच्छा फल आता है। और उतना अच्छा फल आने के बाद में उसकी फली उतनी अच्छी लंबी तेज आती है। देखा है ना आप लोगों ने। तो 60 दिन का सेशन आप लोगों को कंप्लीट करना है। तीसरे दिन बोला है तो तीसरे दिन अगर आपका 25 दिन में 30 दिन में 5 पत्ता नहीं आया है तो हर बार आपको समय समय पे बात करना है। पौधा लगाने के बाद आपको पता चलता है कि 15वें दिन पौधा ट्रेस में आकर मर रहा है, तो वो आपकी समस्या नहीं है, पौधा वहाँ पे जड़ों ने उसका विकास ही नहीं किया, ये उसकी गलती है। आपको जो पौधे आपके दिए गए, आपको कितने दिन बाद पता चला? 15 से 20 दिन बाद किसान को पता चलता है, सही बात है। तो किसान को तुरंत पता कैसे चले? पौधा लगाने के बाद 7वें से 10वें दिन में आपके खेत में नया पत्ता और जो पत्ता पहले नर्सरी का था उससे बड़ा पत्ता अगर आ गया तो ध्यान में रख लेना कि हमारे पौधे ने नीचे राइजोस्फीयर स्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर लिए। अगर पत्ता छोटा आ रहा है तो समझना कि पौधा उस गोल को ही खा रहा है। 20 से 25 दिन के बाद वो पौधा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। उस समय आपको 8वें दिन या 10वें दिन ही बात करना है कि गणेश भाई यार मैंने पौधा लगाया था 7वें दिन या 10वें दिन तक अभी पत्ता जो आया है मुझे लगता उतना अच्छा नहीं है, जो बाहर निकल कर आना था, छोटी पुंगी आ रही है, तो इसके लिए मैं क्या बढ़ाऊँ, क्या इसके लिए कुछ फंगीसाइड डालूँ, या मेरे 2000 पौधे लगे हुए हैं तो इसमें से 1900 पौधे एकदम बेस्ट है, 100 पौधे में ये दिक्कत है। ये ऑब्जर्वेशन आपका होना चाहिए। मेरे पास 2000 पौधों में से वो 2 पौधे का ही फोटो हर बार आता है, नहीं जो सबसे खराब है। बाकी मैं आपके फील्ड में क्या समझूं? जैसे 2000 पौधे आपने लगाए हैं और आप हर बार वही 2 पौधे के फोटो इधर से लेकर मेरे पास भेज रहे हो, तो मैं बाकी 1998 पौधों को क्या समझा दूँ? क्या उनके लिए भी यही ट्रीटमेंट दे दूँ जो उनके काम की नहीं है? सही बात कर रहा हूँ कि नहीं? कई सारे किसानों को मैं 10 बार बोलता हूँ कि वीडियो बनाते समय मुझे आपके खेत का ओरा दिखाना है, पूरा तो नहीं दिखा सकते 5000, लेकिन ऐसा वीडियो बनाना है सामने। भैया मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से हूँ, मैंने आपके 2000 पौधे लगाए हुए हैं, उसमें से कुछ 5-10 पौधे मुझे इस लाइन में ऐसे दिख रहे हैं जो उंगली दिखा कर भी आपको सामने, हम लोगों की वीडियो देखो ना कि ये पौधा थोड़ा सा नमी में चल रहा है, यही ये लाइन है, इसमें अच्छे से पौधा चल रहा है, इसमें ये मैच्योरिटी सिम्टम भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसमें नहीं दिख रहे। ऐसे पौधे मेरे फील्ड में कम से कम 100 हो सकते हैं, बाकी पौधे एकदम तंदुरुस्त है, तो मैं क्या करूँ? बस इतना करके कई तो वो वीडियो ऐसे देखते हैं मेरी तरफ 10 मिनट की, मैं ये हूँ बस 3 पौधे वो रिव्यू दिखा देंगे, अभी गाइडलाइन भेज। फिर मुझे बताओ मैं वहाँ पे बैठ के बलराम भैया वहाँ पे बैठ के आप लोगों के खेतों का एनालिसिस कैसे करेंगे? और कई जगह पे गाइडलाइन भी अलग चली जाती है, 3 पौधों की गाइडलाइन 3000 पौधों की, हमें पता ही नहीं है। इमरजेंसी में बैठा हूँ, आप फ़ोन कर रहे हो बार बार, मैं 3 पौधे भैया फ़ोटो भेजा यार, तुरंत मुझे बताओ, मैं तो दुकान पे ही खड़ा हूँ। तब फिर गड़बड़ी, खर्चा बढ़ जाता आपका बढ़ जाता है बिना फालतू में। अभी वहाँ पे क्या सिचुएशन है, क्यों वो हुआ है, ये चीज़ को समझना पड़ेगा। अगर आपके 2000 पौधों में 50 पौधे के ऊपर वो दिक्कत है तो 1950 पौधे में वो ड्रिंचिंग करने की आवश्यकता नहीं है, 50 पौधों में करो, अगर लगता है तो उसके आजू बाजू 2-4-5 में करो तो 100 पौधे हो जाएंगे। 100 पौधे के लिए 100 लीटर पानी बनाओ और उसके बाद ड्रिंचिंग करके आप ठीक हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। 2000 के लिए करना और 100 के लिए करना फ़र्क गिरता है ना, एक्सेस खर्चा बढ़ जाता है। ये बताने की मैं जस्ट आप लोगों को कर रहा हूँ।
दूसरा रेसिड्यू फ्री वाला जो कंसेप्ट आता है, जैसे 45 दिन में अगर बेसल डोज भरना है, एक एकड़ के लिए जैसे हम लोग बोलते हैं कि 1 यूरिया, 1 DAP, 1 पोटास, 12 किलो मैग्नीशियम सल्फेट, तो ये चीज़ें जो है हम लोग आज तक ऐसे डायरेक्ट नॉर्मली ज़मीन के ऊपर डाल देते थे। तो इसमें क्या होता था, 30 से 40% पोर्शन पौधा वहाँ से उठा था, बाकी 60% मट्टी में सेचुरल से उठा था। अभी हम लोग इस स्कीम को इसलिए लॉन्च किया हुआ है कि आपके खेत में अगर आप 1 एकड़ की खेती कर रहे हो तो पहले ही उस 1 एकड़ की खेती के लिए मैंने 5 ट्रॉली गोबर खाद जो बोला है उसमें 4 ट्रॉली ही डालो, 1 ट्रॉली आपके घर के पास सामने डाल के रख दो, उसको सुखा लो और सुखाने के बाद में उसको ही आपके जो न्यूट्रिशन फर्टिगेशन वाली जो बैग है 50-50 किलो वाली, उसमें भर के ऐसे गोडाउन में खड़ी कर दो। जैसे बारिश के दिनों में भी आपको अगर रेसिड्यू फ्री फार्मिंग वाला मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, तो आपके खेत में आप बोलोगे यार गोबर गीला है, मैं कैसे काम करूँ? तो जैसे यूरिया पोटास की गोनियों के लिए आप गोडाउन बना के रखते हो, उसके बाजू में ही जैसे 10 यूरिया की गोनी है, 10 पोटास की गोनी है, 10 DAP की गोनी है, 30 गोनियाँ अगर ये है तो 90 गोनियाँ आपके गोडाउन में मुझे गोबर खाद की भरी हुई चाहिए, सूखा हुआ गोबर, बायोमास कार्बन। 10 से 20 गोनियाँ आपके गोडाउन में अच्छी प्योर मिट्टी की भरी हुई चाहिए, जहाँ पे कई साल से छेड़छाड़ नहीं हुई है, डोंगर की मिट्टी। तो जिस दिन मैं आपको बोलूँ कि अभी आज बेसल डोज बनाना है 2 एकड़ का, तो 2-2 बैग अगर वो ली है तो इसमें से 3-3 बैग वो लेकर आपको रेसिड्यू फ्री वाला फार्मिंग कंसेप्ट बनाकर इसके ढक के रखना है। तो आप जो एक बार डाल रहे थे उसको 2 बार आपके खेत में अप्लाई करोगे, और जैसे ही डालोगे वैसे ही पौधा पानी के साथ में वो मिक्सर होके नीचे जाएगा, पौधा तट से कैच करेगा, अपटेक करेगा और अपना लास्ट में पत्ता निकाल देगा। पौधे की सादी सिंपल रेसिपी है। पौधे के जड़ों के पास भोजन अगर आप दोगे तो भोजन उठा के जाएगा पत्ते में, पत्ते के ऊपर अगर आप फोटोसिंथेसिस अच्छे से आ रहा है तो उसको पचाएगा, और पचाने के बाद अपनी एंटीबॉडीज़ बनाएगा, क्लोरोफिल बनाएगा, और वो सेंस देता रहेगा हर बार कि मुझे मेरी बॉडी में क्या चाहिए, तो वो हर बार जड़ों के लिए आपको सेंस देता रहेगा। तो हर 3 दिन में वो अपना राइजोस्फीयर स्ट्रक्चर डेवलपमेंट करता है, जो फीडर रूट होती है उसलिए हर 3 दिन में आपको देखने के लिए मिलेगा कि पौधे में बारीक बारीक बाल जैसी वाइट रूट आती है, वो आएगी ही। अगर वो नहीं आ रही है तो समझ लेना कि हमारा पौधा काम नहीं कर रहा है, वो अपनी इंटरनल बॉडी को ही खा रहा है। कुछ समय बाद वो पौधे ऐसे गिरे हुए भी दिखेंगे आपको। नमस्ते सर। भाई आपका जो है बहुत यूट्यूब पे देखते रहते हैं, साक्षात में भी हम बता ये कवर्धा से है, अच्छा। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि वो पौधे की रूट काली हो जाती है, लेकिन पौधा एकदम तंदुरुस्त खड़ा है, तने की मोटाई भी अच्छी है, पत्ते भी हरे हैं, लेकिन पौधा धड़ से गिर जा रहा है। तो वो क्यों गिर रहा है? अपनी इंटरनल बॉडी को ही वो खा रहा है, और जब बर्ड देने की उसकी जिम्मेदारी बढ़ी, उस समय उसके ऊपर लोड आया, तो उस समय फिर भोजन कम गिरा तो वो नीचे गिर गया। कम शक्तिशाली लोग ही इस मार्केट से बाहर जाना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको उबल आने लगता है, उन उनकी क्वेश्चनों का जवाब नहीं दे पाती, इसलिए वो मार्केट से धीरे से हल्के से बाहर निकलना पसंद करते हैं। वैसे ही पौधों का भी होता है। तो पौधे का हर 3 दिन में आपको राइजोस्फीयर स्ट्रक्चर, तो पौधे में आप देखोगे कैसे, आप हर बार तो जड़ें निकाल नहीं सकते हो, इसलिए आपके खेत में हर 7 से 10 दिन में पत्ता एक आना चाहिए। अगर अच्छी गर्मी है, अच्छी गर्मी मतलब क्या, पौधे के लिए लगता है 28 से 32 डिग्री का टेम्परेचर। अभी 47 का टेम्परेचर है तो भी पौधे के लिए गड़बड़ है, पत्ता निकालेगा नहीं, डॉर्मेंसी में चला जाएगा, पीले पत्ते आएंगे, छोटे पत्ते आएंगे। इस समय लोहों की सबसे ज़्यादा उसमें कमी पाई जाती है, आयरन की। ज़्यादा धूप आएगी तब भी, ज़्यादा ठंडी आएगी तब भी। फॉस्फोरस के साथ में अगर आप आयरन नहीं उठाएगा तो पत्ता बड़ा आएगा नहीं, पीला आएगा, ये ध्यान में रखना। 40 अंश सेल्सियस डिग्री के आगे जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, उस समय से आपने देखा होगा कि पत्ते पीले आने शुरुआत हो जाते हैं। 40 के आगे की मैं बात कर रहा हूँ। 42 के बाद के 43 तक अगर पत्ते टेम्परेचर बढ़ा तो वैसे आड़े टेढ़े पेड़े आते हैं आपके होंगे, देखा है। और 47-48 गया तो इतना छोटा पौधा निकलता है।
आ रहा है आप लोगों की आंखों के सामने भी कुछ ऐसे निकल हो जाता है। तो टेम्परेचर मैंने बता दिया कि 40 के आगे टेम्परेचर बढ़ा, 5 से 7 दिन भी रहा, तो उसके 7 दिन बाद आने वाला पत्ता पीला आएगा। बड़ा आएगा लेकिन पीला आएगा। अगर वही टेम्परेचर आगे कंटिन्यूस बढ़ता रहा, 45 चला गया, तो होगा आड़ा टेढ़ा, बड़ा आएगा लेकिन ऐसा पुंगानी जैसा आता है, देखो ऐसा घूम के आता है। वही 47 तक गया या उसके आगे है 3-4 दिन, तो बोंगा छोटा हो जाता है, इतना ही आता है, पत्ता इतना ही बाहर निकलता है। वैसे ही ठंडी का भी है। इधर आपकी टेम्परेचर इधर 28 से कम होती गई, 20 तक आया, पीला पत्ता देखा है ठंडी में। 20 के बीच में गया 16 से 12 तक, तो छोटा पत्ता ऐसा दिखेगा। उसके बाद में अगर गया तो डायरेक्ट ख़त्म पत्ता, क्लोरोफिल बनना ही बंद हो जाता है, पत्ते काले बन जाते हैं ज़्यादा ठंडी में, सेंटर बोगा नीचे आके ख़त्म हो जाता है। ये ठंडी की तरफ की दिशा है, ये गर्मी की तरफ की दिशा है। इसके लिए करना क्या चाहिए? क्लाइमेट कंट्रोल अगर हो आपकी खेत में जैसा था, तो क्लाइमेट कंट्रोल अगर हो तो उस समय पे अगर पौधे ने स्ट्रोक ले लिया है गर्मी का, तो उसको रिपेयर करने के लिए मैंने भैया को एक ट्रीटमेंट दिया था। इनके यहाँ पे भी छोटा पत्ता, और पत्ता निकलते समय यहाँ तक पत्ता खुल रहा था, आगे की पोंगड़ी खुल नहीं रही थी। 200 लीटर पानी में 6 किलो कैल्शियम नाइट्रेट दिया, 10 किलो यूरिया दिया, 1 किलो सल्फर WDT और 100 ग्राम पोटेशियम फुमेट। उसके कितने दिन आपके बाद अच्छा पत्ता आ गया? सागरिका 500 ग्राम 500 ग्राम सागरिका भी इनको दिया था। एक्चुअल